प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज रविवार है, जहाँ मैं उपस्थित होता हूँ आप लोगों के कमेंट में भेजे गए सवाल और उसके उत्तर के साथ। आइए शुरू करते हैं आज की यात्रा। एक बात बताऊँ चलते चलते, ध्यान से समझिएगा। आपके सामने जो बिस्तर पे पड़ा है वो रोगी नहीं है ना, वो रोगी नहीं है जी। रोगी तो वो है जो भाग रहा है। किसके पीछे? वासनाओं के पीछे। किसके पीछे? महलों के पीछे, महलों को पाने के पीछे। गाड़ी, बंगला, घर, खेत, ज़मीन, पता नहीं क्या क्या। वो रोगी है। और वो रंग उसके ऊपर जो चढ़ा है, वो जब तक नहीं उतरेगा तब तक उसकी बीमारी खत्म होने वाली नहीं है। ये ऐसी बीमारी है जो मरते दम तक नहीं छोड़ती है। बस नज़रों के फेरने की बात है, फेर लीजिए, फिर शांति मिल ही जाती है। आइए, ये गीता के ज्ञान योग की बात है, जो संपूर्णतया ज्ञान योग में यही बात कही गई है। रोग से मुक्ति पालो, गठिया और जोड़ों के दर्द से नहीं, मन के रोग से। ये मन जो है वो इतना रोगी बना बैठा है कि हम घर और बंगला और पता नहीं किन किन चीज़ों को ही सफलता का परिचायक मान बैठे हैं। आइए शुरू करते हैं आज की यात्रा घंटे भर की, जहां मैं आपकी कुंडलियों को अध्ययन में रखूंगा। पहली कुंडली है पंडित मनोज शास्त्री पटेरिया। यह हैं सागर मध्य प्रदेश से। 3 मई 1975, 12:30। श्रीमान नमस्कार। आपको भी नमस्कार करता हूँ। आप ब्राह्मण हैं और इस वजह से आपका आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए। आपने पूछा है संतान उत्पत्ति के लिए। एक बात बताता हूँ, संतान उत्पत्ति में जब भी अगर सवाल दिमाग में आती हो तो 2 ग्रहों को जरूर देख लेना चाहिए, बुध और गुरु। और साथ ही साथ इन दोनों के अध्ययन के बाद गुरु को जरूर देख लेना चाहिए। एक कारक होते हैं, वो संतान के कारक होते हैं। और पंचमेश को तो जरूर देख लेना चाहिए। ये 3 ग्रह, मतलब बुध को देखिए, गुरु को देख लीजिए और पंचम भाव के अधिपति को। अगर इन तीनों को देखता हूं आपकी कुंडली में तो मंगल भी कमजोर बन रहे हैं, जो कि पंचमेश होते हैं, और बुध भी कमजोर हो रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली में शत्रुग्रही हैं और वृद्ध हैं। उनकी डिग्री है, यहां बैठे हैं मंगल अष्टम भाव में। पंचम भाव का अधिपति अष्टम में शत्रुग्रही हुआ, डिग्री है 22 अंश 50 कला। जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति होता है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, और वो उसके अधिपति गुरु जाकर के बैठे हैं जन्म कुंडली में यहाँ पे। ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे गुरु अकेले बैठे हैं, ये इनका कारक भाव है। अकेले बैठे तो कमजोर हुए। दरअसल भाग्येश की जब दशा चलती है तो व्यक्ति को संततिवान बनाती है। यहाँ पे पंचम भाव के अधिपति बने मंगल, वो शत्रुग्रही शनि की राशि में, और यहाँ पे बैठे हैं शुक्र, केतु और बुध। और बुध जो कि अगर संतान उत्पत्ति के लिए देख रहे हैं तो बुध को भी देखूंगा तो आपकी कुंडली में वो सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं, सम राशि के। क्योंकि वो जिस राशि में बैठे हैं वो शुक्र उसके साथ ही बैठा है। बुध और शुक्र की राशि यहाँ बन रही है, मतलब शुक्र की राशि यहाँ बुध के साथ और केतु भी साथ में। अब केतु और बुध के अंतर को समझिए कि केतु का प्रभाव कैसा पड़ रहा है बुध पे। तो केतु यहाँ 7 अंश के हैं और बुध हैं 4 अंश के। बिल्कुल टाइट कंजंक्शन इसको कहा जाता है, बिल्कुल निकट का संदेह पैदा करना, यह स्थिति है। और आप हैं कर्क लग्न के अधिपति चंद्रमा हैं और यहाँ बैठे हैं मकर के होकर के। जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो बैठे तो हैं श्रवण नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में, तो बलवान हो जाएंगे, नक्षत्र से उनको बल मिलेगा। परंतु एक बात बताऊं, तो चंद्रमा को ना शनि की राशि शूट नहीं करती है, ये बात है। अब आपकी कुंडली में यहाँ संतान भाव को देखूंगा, D7 चार्ट को देखूंगा। D7 चार्ट में लग्न का अधिपति बनता है बुध। अब गौर करिएगा, D7 चार्ट जो ऐसे ही बनेगी, लग्न का अधिपति बनता है बुध, वो जाकर के जन्म कुंडली के सप्तम भाव में, यहाँ भी केतु के साथ। और यहाँ पे संतान भाव में शनि उच्च के बैठे हैं और ये कहीं ना कहीं बलवान होते हैं, तो संतान को आने में विलंब पैदा करते हैं। वैसे भी आपकी जो कुंडली है वो आपने सिर्फ अपनी कुंडली भेजी है, और इस तरह के सवालों के उत्तर के लिए कभी भी एक कुंडली से उत्तर नहीं देना चाहिए। दशा जब भी संतानेश की चले, लाभेश की चले, भाग्येश की चले या सुखेश की चले, तो संतान उत्पत्ति का प्रयास कर लेना चाहिए। और उसके बाद आपकी कुंडली में अगर देखता हूं तो मंगल और शनि का प्रभाव जो है वो पंडित जी
यहाँ से मंगल बैठे हैं और चौथी दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं जहाँ उच्च का शनि बैठा है। D7 चार्ट की ये बात कर रहा हूँ। तो ये स्थिति है, मतलब थोड़ी सी स्थितियाँ कमज़ोर हैं। बुध भी कमज़ोर थे, मंगल भी कमज़ोर दिखे थे, वो दोनों ग्रह कमज़ोर। और D7 चार्ट में अगर ये नौमांस इसको हटा करके D7 अगर लिख दिया जाए तो चार्ट ऐसा ही बनता है D7 का। तो यहाँ पे शनि मंगल का प्रभाव, और ये संतति आने नहीं देते हैं, दिक्कत करते हैं। तो पत्नी की कुंडली देखनी होगी, और पत्नी की कुंडली देखनी होगी, और मैं पूरे मन से हृदय से यही चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द संततिवान हो जाएं। और मैं समस्त दर्शकों से यही कहूँगा कि इन्हें जरूर आशीर्वाद प्राप्त हो आप लोगों का। आइए अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप वक्त पूछते हैं तो वक्त बेवक्त की बात कर दूं तो आपकी कुंडली में अभी दशा शनि की चल रही है, और शनि की दशा में शनि का ही अंतर भी चल रहा है। ये ठीक नहीं होता है, और वैसे भी आपकी कुंडली में तो वो अच्छे नहीं बनते हैं। कर्क लग्न की कुंडली के लिए शनि मारक हो जाते हैं, सप्तम और अष्टम के अधिपति होते हैं। मूल त्रिकोण राशि यहाँ बन जाती है। नवमांश कुंडली में भी अगर देखता हूँ तो शनि नीच के हो रहे हैं, ये ठीक नहीं होता है। मंगल के साथ हैं यहाँ पे, तो ये कमजोरी है। यहाँ पे शनि और मंगल तीनों बैठे हैं, और शनि की तीसरी दृष्टि तो यहाँ पड़ेगी ना, तो नवमांश में भी पंचम पे, D7 चार्ट में भी पंचम में, और शनि मंगल का प्रभाव। और यहाँ तो ये स्थितियाँ आप देख ही रहे हैं, राहु है यहीं पे बैठे। तो ये आप ही की कुंडली की कमजोरी मैं समझ रहा हूँ। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है शिवांगी शर्मा। यह है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 21 जून 2020:03। इन्होंने पूछा है क्या मैं IAS बन सकती हूँ। आपकी कुंडली में चंद्रमा कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि के होते हैं, ये शुभग्रह बनते हैं, ये अच्छी बात है। अब ध्यान दीजिएगा, तो आपका जन्म दक्षिणायन में हुआ है, मतलब सूर्य को बलवान बनाना होगा, क्योंकि ये सूर्य दक्षिणायन के हुए और ऊपर से रात्रि के 20:03 पे, मतलब रात्रि में सूर्यास्त होने के बाद 8:03 पे। और ये स्थिति ये कहती है कि व्यक्ति की कुंडली में आत्मविश्वास कमज़ोर है, और ये आत्मविश्वास और ज़्यादा तब कमज़ोर हो जाता है जब चंद्रमा भी कुंडली में पक्ष बल से कमज़ोर नहीं है, वो ठीक हैं, लेकिन सूर्य भी आपकी कुंडली में बैठे हैं बुध की राशि में, और बुध तो बैठे हैं वहाँ पे, लेकिन सूर्य और चंद्रमा दोनों शत्रुग्रही होकर के दुखी अवस्था में हैं, क्योंकि एक का अंश 6 अंश पे होगा, ये विषम संख्या होगी। यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, और यहाँ पे बुध भी बैठे हैं, मंगल भी, शुक्र भी, और ये सारे ग्रह सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध। और ऐसी स्थिति में कि धनु लग्न की कुंडली बनेगी, और लग्न के अधिपति यहाँ 9 नंबर लिखा है, तो धनु लग्न की कुंडली में लग्न के अधिपति गुरु प्रतियोगिता भाव में बैठे हैं, करनी पड़ेगी प्रतियोगिता। कारण है क्या, क्योंकि किसी भी कुंडली को अगर आपकी कुंडली में भद्रयोग भी लग रहा होगा तो यहाँ पे अस्त हैं, वो अस्त तो नहीं होंगे, क्योंकि डिग्री उनकी जो है वो 25 अंश पे है और सूर्य 6 अंश पे है, अस्त नहीं होंगे बुध, लेकिन हम मंगल अस्त होंगे, क्योंकि मंगल 9 अंश पे हैं, तो सूर्य से वो निकट जा रहे हैं डिग्री में, इस वजह से मंगल अस्त हो जाएंगे, यानी कि पराक्रम कमजोर हुआ। बात समझिए, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र यहाँ बैठे, धनु लग्न की कुंडली बनी, एक प्रतियोगिता भाव यहाँ पे गया, मतलब लग्न का अधिपति प्रतियोगिता में गया। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में प्रतियोगिताओं में और असफलता वगैरह के मार्ग में भी खोलने के चांस बढ़ा देते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पे मंगल अस्त हो रहे हैं, जो कि IAS IPS के लिए महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं। दूसरी बात बता दूं तो सूर्य, बुध और शुक्र का एक साथ बैठना कई बार नफा नुकसान का कारण भी बनता है। ये बात तो पहली स्थिति की लग्न के अधिपति प्रतियोगिता में गए, शनि के साथ बैठे हैं, वो उनका शत्रु होता है, अच्छा नहीं होता है, बहुत अच्छे नहीं होते हैं। यहाँ पे ये शनि आपको आलसी बनाएंगे, प्रमाद देते हैं, पेट से संबंधित समस्या यहाँ पे गुरु देंगे, क्योंकि शुक्र की राशि में बैठे हैं, उनको वो राशि बहुत अच्छी पसंद नहीं होती है। और यहाँ पे सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल अस्त हो रहे हैं, बुध भद्र योग बहुत कम लगाएंगे। अब आपकी कुंडली में अभी दशा क्रम में देखता हूँ तो अभी राहु की दशा चल रही है, तो राहु की दशा का चलना, सूर्य का कमजोर होना, कमजोर होना, दुखी होना, चंद्रमा का भी कमजोर होना, तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल भी अस्त, और बुध आपकी कुंडली में अगर देखता हूं तो वो बुध आपकी कुंडली में स्वराशि के हैं, लेकिन मृतप्राय है, स्वस्थ नहीं है। नवमांश में भी देखता हूं तो आपकी कुंडली में गुरु और शनि का जो हुआ है मेल, यहाँ पे गुरु बैठे हैं 11 नंबर की राशि में, और यहाँ पे शनि बैठे हैं अपने ही राशि में 10 नंबर की राशि में केतु के साथ, और वहाँ पे बुध जो है वो भाग्य भाव में बैठे हैं, वो तो ठीक होता है। लेकिन एक बात कहता हूँ, आपकी कुंडली में जो स्थिति बन रही है वो अष्टम के राहु हैं, यहाँ पे ये परेशानियों को देने वाले होते हैं। अभी निकट से एकदम बिल्कुल कहने की बात ये बनती है कि व्यक्ति का मन बड़ा परेशान है, व्यक्ति का मन बड़ा परेशान है, और चंद्रमा को ग्रहण भी लगा है, क्योंकि केतु के साथ वो यहाँ बैठा है द्वितीय भाव में। ये विचारों को बनने ही नहीं देता है, और मन को स्थिर होने नहीं देता है, डिसकंटिन्यूटी देता है, पढ़ाई में तल्लीनता और सीरियसनेस नहीं देता है, क्योंकि लग्न खाली है ना बिल्कुल, और लग्न पे 4 ग्रहों का प्रभाव है,
और इधर केतु के साथ चंद्रमा, न पीछे कोई न कोई न आगे कोई। तो ये स्थिति सूर्य को मनाना होगा, सूर्य को मनाइए। और एक बात और कह दूं तो अभी राहु की दशा है, एक लाजवर्त धारण करिए बाएं हथेली के बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन। ये जरूरी है और ये बहुत जरूरी है। मैं आपको अगर परीक्षाओं में सफलता लेने के बारे में अगर बात करूं तो 2023 तक आपको ये लाजवर्त धारण करके रख लेना चाहिए। उसके बाद गुरु की दशा आ जाएगी जो आपकी कुंडली के लग्नेश होंगे और 23 के बाद स्थितियां और भी अनुकूल बन रही हैं। इसके बाद एक बात और बताऊं तो अभी आपकी कुंडली में 2020 के 10वें महीने से राहु में चंद्रमा चलने वाले हैं। तो राहु की दशा में चंद्रमा अष्टम भाव के अधिपति होते हैं, केतु के साथ हैं ग्रहण में और वो अकेले हैं, पक्ष बल से युक्त हैं, लेकिन उस पर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं है, गुरु का प्रभाव है। लेकिन वो खुद ही शनि के साथ बैठ करके अपने प्रभावों को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि शनि इस कुंडली में कारक नहीं होते हैं, द्वितीय और तृतीय भाव के अधिपति होते हैं। जाकर के जन्म कुंडली के रोग भाव में बैठे हैं, लग्न के अधिपति को भी रोग लगा रहे हैं। बात समझ में आई? तो सूर्य को मनाना होगा। देखिए एक बात बताता हूं, नाम है आपका शिवांगी शर्मा। शिवांगी जी एक ही बात समझिएगा, अगर कुंडली को एस्टेब्लिशमेंट मिलती है तो वो सूर्य और चंद्रमा के कारण ही मिलती है। और क्या फर्क पड़ता है आपकी कुंडली में कितने ही ग्रह क्यों ना मजबूत हों, अगर सूर्य और चंद्रमा कमजोर होते हैं तो वो कुंडली को डिक्रीज कर देते हैं, वो कुंडली परफॉर्मेंस अपना बेहतरीन नहीं दे पाती है, उसके जो प्रभाव करने की जो क्षमता होती है। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ही तो हमारे दो आंखें होती हैं, ये दो नेत्र हैं हमारे। और फिर अगर नेत्र कमजोर हो जाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे? इसको मजबूत तो बनाना होगा ना। तो मन को पहले कमजोर मत होने दीजिए। वो मन आपका बेसिकली ठीक है, लेकिन फिर भी वो कमजोर बन रहा है, उसमें डिसकंटिन्यूटी झलक रही है। उसको उदार बनाइए, उसको बलवान बनाइए और उस पर किसी भी तरीके का प्रश्न चिन्ह न लगने दीजिए। लाजवर्त सूर्य को अर्घ, और अगर हो सके तो आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए सूर्य की पूजा में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, यह आपको लाभ दे देगा। वैसे मैं उपाय ऐसे नहीं बताता, लेकिन आप ये कर सकते हैं। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है वत्सल आर राठौड़। ये है मोरबी गुजरात से, 1 फरवरी 2004 सुबह 9:16। इन्होंने पूछा है एनडीए क्लियर कर पाऊंगा? श्रीमान वक्त बता देते, कब तक है आपके पास समय, कितनी परीक्षाएं बाकी हैं? कोई बात नहीं। इसके आधार पर आपकी कुंडली में शुक्र लग्न में बैठे हैं, कुंभ लग्न की कुंडली बनती है और लग्न के अधिपति, गौर करिएगा, बच्चा बुद्धिमान होगा। और वत्सल जी तो वैसे भी हमारे कार्यक्रम नियमित देखते हैं, तो आपकी कुंडली तो चुनी जानी ही थी। तो लग्न के अधिपति पंचम में बैठे, वो भी किसकी राशि में? बुध की राशि में। ये बेहतर है क्योंकि बुध उसको देख रहा है। मतलब पंचम भाव जहाँ यश गौरव सम्मान पद प्रतिष्ठा और मन की इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि यहाँ गुरु की राशि में वो बैठे हैं और वहाँ के अधिपति होकर के गुरु आपकी कुंडली में पंचम में आ रहे हैं, सप्तम में आ रहे हैं, सूर्य की राशि में। गौर करिएगा, यहाँ 11 लिखा, कुंभ राशि बनी, यहाँ 9 नंबर लिखेगा। तो यहाँ के अधिपति होकर के गुरु अगर 11वें भाव का अधिपति कहीं से भी केंद्र से संबंध बना ले तो ये धनवान योग होता है, व्यक्ति को मिलेगा, क्योंकि वो गुरु बनते हैं 11वें भाव के अधिपति और आ रहे हैं सप्तम में। लग्न के अधिपति जा रहे हैं अपने मित्र की राशि में और वो 3 नंबर होगा, 11, 12, 1, 2, 3। और 3 नंबर का जो अधिपति होता है बुध, मिथुन राशि का, वो बुध अपने भाव को देख रहा है। ये ठीक है। इस भाव में एक शुभ ग्रह की राशि का बनना गुरु का और एक शुभ ग्रह का बैठना, चंद्रमा भी शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि का, ये तो अब कहना ही क्या है, ये तो अच्छी बात है। अब तीसरी बात बता दूं, ये अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ मंगल और राहु का बनना, मंगल अपनी राशि का और राहु उसके साथ बैठे हैं, ये मेहनती बनाएंगे। लेकिन छोटे भाइयों के साथ संबंध अच्छा रखिएगा, उनको क्रोध से युक्त होकर के कभी भी भावना और दुर्भावना से युक्त मत होने दीजिएगा। गुरु की दृष्टि लाभ भाव पे, लग्न पे और पराक्रम पे, ये तीनों स्थितियाँ अच्छी हैं। शनि यहाँ बैठे हैं, तीसरी दृष्टि से यहाँ देखेंगे, विवाह वगैरह में विलंब भी कराएंगे। 7वीं दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं, ये गुरु की राशि है और वहाँ पे उनका मित्र बुध बैठा है, ये ठीक होगा, नुकसान नहीं है। राहु की दशा चल रही है और इस वजह से आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है। लास्ट मोमेंट पे जाकर के राहु गच्चा देते हैं। एक लाजवर्त धारण करिए जल्दी से, 2032 तक पहन के रखना है, बिल्कुल उतारना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में पहनना है। अगर इस उंगली में चारों में से कोई और रत्न गांठे होंगे तो उसको निकाल करके लाजवर्त को बाएं में पहन लीजिएगा, लेकिन रत्न लाजवर्त तुरंत पहनना है शनिवार के दिन। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। योग हैं, अगली कुंडली है ऋचा कठैत। यह है पौरी गढ़वाल उत्तरांचल, 17 मार्च 1993 सुबह 7:25। इन्होंने पूछा है नौकरी के योग हैं क्या? बिल्कुल हैं। कृष्ण पक्ष के एकादशी का चंद्रमा है, मन को पहले संतुलित करिए। मन अगर भटकेगा तो नौकरी नहीं लेने देगा। ये किसी की भी कुंडली की बात कर रहा हूँ, आपकी तो लग्न में सूर्य हैं यहाँ
और वो भी मीन लग्न की कुंडली है तो मन का भटकाव तो जारी है। और लग्न के अधिपति गुरु आपकी कुंडली में यहाँ बैठे हैं और यहाँ बैठ करके वो लग्न को फिर से देख रहे हैं और लग्न में ही उच्च के शुक्र भी हैं। अब क्या चाहते हैं? पद देता है शुक्र और सूर्य गौरव और सम्मान देते हैं, आत्मविश्वास से व्यक्ति को भरा हुआ महसूस करवाते हैं। लेकिन वो याद रखिएगा, वो जल तत्व की राशि है और सूर्य होते हैं अग्नि तत्व के ग्रह। और शनि और बुध 12वें, नौकरी का कारक शनि अपनी राशि का बैठा है बुध के साथ। बुद्धिमत्ता बाहर जा रही है, छटक रही है, वो वाचाल हुए हैं आप, क्योंकि चंद्रमा भी कहीं ना कहीं कृष्ण पक्ष का है और वो पापक बन रहा है। और एक बात आपकी कुंडली में जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि गुरु यहाँ बैठे हैं, लग्न के अधिपति होकर के यहाँ बैठे और गुरु से चंद्रमा केंद्र में। अब जरा गौर करिएगा ये कुंडली को कितनी बेहतरीन बनाती है। लग्न में उच्च के शुक्र और सूर्य साथ में, और गुरु लग्न से केंद्र में 7वें, और गुरु से चंद्रमा केंद्र में, और लग्न से चंद्रमा केंद्र में। ये शुभ ग्रहों का अद्भुत संयोग कहते हैं, ये स्थितियां हैं। और लग्न में सूर्य, नौकरी के भाव के अधिपति गुरु आपकी कुंडली में यहाँ से अपने भाव से चतुर्थस्थ गए हैं। गुरु चंद्रमा का गज के स्त्री योग का बनना, लग्न में सूर्य का बैठना। हाँ, कमजोर हो रहा होगा तो राहु की दशा, क्योंकि अभी जितनी भी लोगों की कुंडलियां देख रहा हूँ सब में राहु की दशा है। राहु कितने मेहरबान है सब पे। यहाँ आपकी कुंडली में राहु बैठे हैं वृश्चिक के होकर के और वो परेशान कर रहे हैं। राहु के लिए एक ही रत्न काम करता है और वो तुरंत लाभ करता है, लाजवर्त, तुरंत। मतलब अगर पहनना हो तो पहन लीजिए, मैं तो यही कहूँगा। और अगर नहीं तो उपाय अगर और चाहते होंगे तो मेरे ऑफिस में एक बार संपर्क कर लीजिएगा। ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, संपर्क आप जहाँ हैं ठीक हैं, बेहतर हैं। मंगल भी आपकी कुंडली में यहाँ बैठा हुआ है, घर से दूर रखने का और माता से संबंध बेहतर बनाइएगा, क्योंकि यहाँ का अधिपति होकर के वो 12वें जा रहा है। माता के स्वास्थ्य और माता के साथ मतभेदों को शामिल करने वाला बनाता है। ये बातें भी बन रही हैं। गुरु और शुक्र का परस्पर एक दूसरे को देख लेना बुद्धिमान और विद्वान बनाता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति चंद्रमा वो जाकर के केंद्र में बैठ रहे हैं, त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र में बैठ रहे हैं। चंद्र मंगल योग बन रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल का संबंध जो है वो चंद्रमा से बन रहा है, पंचमेश के साथ। ये एक अच्छी बात है। धन भाव के अधिपति सुख में बैठे और पंचमेश को देखे, तो ये संग मतलब धन, सुख और पंचम, इन तीनों का संयोग कहीं ना कहीं हो रहा है। ये अद्भुत कुंडली होगी, खराब नहीं है बिल्कुल भी, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। वाणी पे कंट्रोल, और बहुत ज़्यादा वाचाल हैं आप, बोलने की संख्या कम करिए, चुप रहने का प्रयास ज़्यादा करिए। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। राहु की दशा चल रही है आपकी कुंडली में, ये चलेगी 2037 तक, लाजवर्त जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली है मयंक दुबे, ये हैं उत्तर प्रदेश कानपुर से, 15 अक्टूबर 1986, 11:38। इस आधार पर आपने जो सवाल किया है श्रीमान, धन की स्थिति ठीक नहीं है। मुझे तो इस कुंडली में कहीं से भी धन की स्थिति कमजोर नहीं दिख रही है। गुरु चंद्रमा का यहाँ बैठना पराक्रम भाव में, शनि की राशि बन रही है। आप हैं धनु लग्न के अधिपति पराक्रम भाव में बैठे हैं, थोड़े कमज़ोर तो होंगे, अपना व्यवसाय करने को कह रहे हैं ये। और यहाँ के अधिपति होते हैं शनि, वो जाकर के व्यय में बैठे हैं। पराक्रम का व्यय दिख रहा है, ये बात मालूम है, और वो इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि गुरु लग्न के अधिपति यहाँ बैठे पराक्रम भाव में, और यहाँ के अधिपति होते हैं शनि, वो जाकर के व्यय में बैठे हैं मंगल की राशि में, जो कि ठीक नहीं है। व्ययेश ही धन भाव में बैठे हैं और उच्च के बैठे हैं, जो कि पंचमेश भी होते हैं मंगल। यानी कि धनु लग्न की कुंडली के लिए पंचम और 12वें भाव के अधिपति मंगल बनते हैं, वो उच्च के हो रहे हैं यहाँ पे। राहु चतुर्थ भाव में बैठा है, ये परेशान करता है। सुख सुविधाओं से इकट्ठा मन नहीं भरता है, या फिर थोड़ा सा जीवन में तकलीफों का डेरा जमाए रखता है। सूर्य केतु के साथ है, स्थितियां तो ठीक होनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा भी आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, वो शुक्ल पक्ष के करीब का है और वो पूर्णतः शुभग्रह भी बन रहा है। अंश में भी गुरु और चंद्रमा बिल्कुल 7 अंश के अंतर पे हैं, बहुत ज़्यादा भेद भी नहीं है। चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं, ये गुरु का नक्षत्र होता है, गुरु के साथ बैठे हैं, गुरु अपने नक्षत्र में बैठे हैं, ये स्थितियाँ ठीक हैं। आप अपने आप को पहले पहचान लीजिए। हाँ, दशाक्रम जो चल रहा है वो आपके ऊपर से अभी बुध का चल रहा है, जो कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति होते हैं। सप्तम के अधिपति हुए शुक्र के साथ बैठे हैं, यहाँ पे लाभ में शुक्र के साथ बैठे हैं, लाभ में विशाखा के होकर के, जो कि गुरु का नक्षत्र होता है। तो स्थितियां तो ठीक है। बुध की स्थिति वृद्ध है, इस वजह से शायद वो परेशान कर रहा होगा। और एक बात और बता दूं, आप पहले अपने आप को व्यवस्थित करिए। कुंडली खराब और कुंडली कमजोर नहीं है, गणेश जी की पूजा करिए। गणेश जी के मंत्रों का जप अगर करना चाहते हो तो करिए, और अगर मंत्र की आवश्यकता पड़ेगी तो नेहा कार्यक्रम में ख़त्म होने के बाद और यहाँ से देखने के बाद एक बार फ़ोन ज़रूर कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नहीं, फ़ोन करना है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है प्रेमलता, बिहार शरीफ, बिहार से 13 नवंबर 1992 सुबह 9:30।
इस आधार पर आपकी कुंडली बनेगी धनु लग्न की। और लग्न के अधिपति दशम भाव में बैठे हैं, नौकरी हैं, बिल्कुल है, लक्ष्मी योग का बनना, और गुरु की स्थिति भी खराब नहीं है। कोई भी ग्रह उसे परेशान तो नहीं कर रहा है, मैं नहीं समझता हूँ, कोई भी ग्रह पापक नहीं उसे देख रहा है, तो ये ठीक है। लग्न के ऊपर अगर देखता हूँ तो शुक्र लग्न में बैठे हैं, एक शुभ ग्रह बैठा और दूसरा शुभ ग्रह चंद्रमा देख रहे हैं। वो चंद्रमा अपनी राशि की तरफ बढ़े, हाँ अष्टमे से सप्तम में बैठा है। ये दाम्पत्य को संभाल करके रखना होगा, दाम्पत्य को थोड़ा बिल्कुल फ्लरिश करने के लिए आपको मेहनत थोड़ा करना होगा। विवाह वगैरह में परेशानी भी आ सकती है या विवाह विलंब से भी हो सकता है, क्योंकि सप्तम के अधिपति बुध जाकर के 12 में बैठे हैं राहु के साथ, और उनकी 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो ये थोड़ा रुकने वाली बात होगी। 5वीं यहाँ, 7वीं यहाँ, और 7वीं के बाद 9वीं यहाँ। तो ये भाव जिस जिस भावों पे राहु की दृष्टि पड़ रही है वो भाव थोड़े कमज़ोर से होते हैं। अष्टम भाव पे राहु की दृष्टि वैसे भी परेशान करती है, छठे भाव पे राहु की दृष्टि वैसे भी थोड़ी परेशानी वाली स्थितियाँ बनाते हैं, और सुख भाव पे देखेंगे तो घर से दूर, तकलीफ़ें, माता पिता के स्वास्थ्य को कमज़ोर करने वाली स्थितियाँ बनाते हैं। आप हैं धनु लग्न की, श्रेष्ठ हैं, और आपने कहा है कि मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य नीच का है, ये परेशान करने वाला हो सकता है, इसको बचाइएगा। सूर्य नीच का है यहाँ, और ये थोड़ा लाभ को प्रदूषित करेगा जितना देना चाहिए, क्योंकि लाभ में अति विशिष्ट कारक होते हैं सूर्य, और वो वहाँ पे और अच्छे फलों को देने वाले हो जाते हैं। परंतु वो नीच की राशि का बैठा है, और उसका अधिपति जो बनता है शनि, वो जाकर के आपकी कुंडली में अपनी राशि के बैठे हैं। ये ठीक है, अपनी राशि से चौथे गया है, ये थोड़ा कमज़ोर करेगा शनि को, लेकिन अपनी राशि का होकर के बैठे हैं तो ये भी ठीक होता है। धन का अधिपति धन में सूर्य नीच के हैं, इस वजह से वो नौकरी वगैरह में और परिस्थितियों को थोड़ा प्रतिकूल करते हैं। आपने पूछा कब तक लगेगी, योग हैं, आपकी कुंडली में गुरु की दशा चल रही है, लग्नेश की दशा है, दशम भाव में बैठे हैं, और यहाँ का अधिपति भी बुध आपकी कुंडली में, दशम भाव का अधिपति 12 में गया है राहु के साथ, इस वजह से वो थोड़ा सा परेशान उसको कर रहा है। और वास्तव में आपकी कुंडली में मंगल जो हैं वो मंगल यहाँ बैठे हैं नीच के होकर के, तो इस वजह से मतलब एक पहली परेशानी क्या रही, सूर्य का नीच का होना, दूसरा मंगल का नीच का होना। ये दो ग्रह आपकी कुंडली में नीच नीच होकर के बैठे हैं। चंद्रमा ठीक है, उसे कमज़ोर होने की कोई आवश्यकता नहीं है, हाँ वो पापकर्त्री में है क्योंकि मंगल यहाँ और केतु यहाँ। मन असंतुलित न हो, शिव जी को प्रत्येक दिन जल अर्पित करिए, हो सके तो पूर्णिमा का व्रत कर लीजिए, और महीने में एक बार उपवास जरूर रखा करिए, और सूर्य को अर्घ प्रत्येक दिन अवश्य जरूरी है, पुष्प पीला उन्हें अर्पित करिए। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करने का प्रयास करिए 21 कम से कम प्रत्येक बुधवार को। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। आपने पूछा है कब तक है, अभियोग 2024 के अंतिम तक है। हालांकि सूर्य से पहले अगर लग जाए तो 2024 के दूसरे महीने तक भी है, भूल रहा था। आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली है रजनीश कुमार, यह है पटना बिहार से, 6 अप्रैल 1985 20:10। इन्होंने पूछा है विवाह नहीं हुआ है अभी तक। सबसे पहले आपको आपके नौमांस चार्ट पे लेके आता हूँ। नौमांस में लग्न के अधिपति बनते हैं मंगल, वो जा करके जन्म कुंडली के सप्तम भाव में ही बैठे हैं। लग्न का अधिपति सप्तम में, और मंगल वैसे भी पापक ग्रह होता है, यहाँ से कमज़ोर कर रहा है। यहाँ का अधिपति शुक्र जो जा करके जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं, गुरु की राशि में, बुध और चंद्रमा के साथ। अब ज़रा गौर करिएगा तो ध्यान से, यहाँ 1 नंबर लिखा है यहाँ पे, और यहाँ के अधिपति होते हैं शुक्र। यहाँ लग्न का अधिपति सप्तम में बैठा, ये पापक हुआ, लग्नेश होगा तो ठीक होगा, लेकिन पत्नी को क्रूर तो लाएगा, और विवाह में थोड़ा सा तानातानी भी रखेगा, और विवाह को तकलीफों से भरकर भी रखने वाला होता है, और कई बार विलंब भी करता है, मतलब विवाह से संबंधित समस्याएं देते हैं। यहाँ के अधिपति बने शुक्र, वो जाकर के बैठे हैं भाग्य भाव में, बुध और चंद्रमा के साथ। अब जरा गौर करिए तो बुध कहाँ के अधिपति होंगे, रोग के अधिपति। दुह स्थान के अधिपति के साथ सप्तम का अधिपति बैठा है, छठे और 7वें के अधिपति एक साथ बैठे हैं, और बुध भी बनता है। तो आपकी कुंडली में अगर गौर करिए तो त्रिक भाव का अधिपति, जहां गुरु खुद बैठ करके शुक्र और गुरु और बुध की स्थितियां बन रही हैं, चंद्रमा और गुरु का संबंध। गुरु और चंद्रमा व्यक्ति को धार्मिक और प्रणेता बनाते हैं, धर्म का और धार्मिक कृत्य करने का। पत्नी को भी ऐसी ही लाएंगे, ऐसी ही स्थितियों में लाने वाले होंगे। अब उसके बाद गौर करिएगा, यहाँ मंगल बैठे, शनि यहाँ बैठे हैं, तीसरी दृष्टि से इस भाव को देख रहे हैं, तो शनि का भी प्रभाव
और मंगल का भी प्रभाव, ये नैसर्गिक रूप से तो दोनों ग्रह इस भाव को कमजोर करेंगे ना। और यहाँ के अधिपति रोगेश के साथ बैठे हैं तो विवाह के भाव को रोग में ले जाएंगे ना। एकदम सिंपल सी बात है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके आसपास जो कुंडली पे भरोसा ना करता हो तो अपनी कुंडली के लग्न चार्ट को दिखा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचाभिलाषी चंद्रमा बैठे हैं, नीच की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, लग्न में ही केतु बैठा है। और गौर करिएगा यहाँ पे मंगल और राहु दोनों बैठे हैं एक साथ, ये विवाह को विलंब में डालते हैं। शनि यहाँ पे द्वितीय भाव में, मैंने एक कार्यक्रम किया था, शायद आपने देखा होगा रजनीश जी, जिसमें मैंने ये बात बताई थी कि अगर पंचम भाव के अधिपति किसी शत्रु ग्रही होकर के बैठे हों, शत्रु के घर में बैठे हों, तो ये प्रभाव कमजोर करते हैं विवाह को करने में। मंगल की दृष्टि यहाँ पे है, अपनी राशि को देख रहा है, लेकिन पंचम का अधिपति होता है शनि, वो जाकर के जन्म कुंडली में मंगल की राशि में बैठे हैं। द्वितीय भाव पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव रहेगा तो वो प्रभाव करते ही हैं निगेटिव, ये करते ही हैं। और सप्तम भाव के अधिपति आपकी कुंडली में मंगल बैठे हैं अपने राहु के साथ, जो कि इनका प्रबल शत्रु होता है। ये स्थितियां विवाह के कमजोर होने के कारण आपकी कुंडली में अभी शनि की दशा चल रही है, जो कि पंचमेश और सुखेश होते हैं यहाँ, और यहाँ के अधिपति गुरु यहाँ बैठे हैं लेकिन नीच के, चंद्रमा नीचाभिलाषी और शनि भी शत्रुग्रही है, मंगल राहु के साथ है भरणी नक्षत्र में। और स्थितियां अगर देखता हूँ तो आपकी कुंडली में बुध शुक्र और सूर्य ये तीनों यहाँ बैठे हैं। ये जीवन में आने वाली परिस्थितियां और प्रतियोगिता को दिखाते हैं, तकलीफों को देने वाले होते हैं। तो किसी भी तरीके का, और आपका जन्म भी वैसे दक्षिणायन में हुआ है, इस आधार पर आपको सबसे ज़्यादा मना लेना चाहिए हनुमान जी को मनाइए और सप्तमेश को मनाइए। सप्तमेश भी कहीं ना कहीं बजरंग बली ही बनते हैं। और एक बात बताऊं, देवी दुर्गा की उपासना करिए, कात्यायनी महामंत्र में से किसी एक मंत्र में से, वहाँ पे दुर्गा सप्तशती के कई मंत्र हैं, अगर मंत्र चाहिए होगा तो ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा, फ़ोन कर लीजिएगा, मैं आपको वो मंत्र बता दूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली है डॉक्टर संध्या, ये हैं कानपुर उत्तर प्रदेश, 25 दिसंबर 1984 3:15 सुबह में। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की, शुक्र की राशि बनी लग्न में, और वो शुक्र जाकर के लग्न के अधिपति होकर के दिग्बली भाव में बैठे हैं यहाँ पे मकर राशि में। चंद्रमा भी यहीं बैठे हैं। मकर राशि वालों की पटती नहीं है बहुत ज़्यादा, किसी से बहुत कम पटती है, कंडीशनल ज़्यादा होते हैं और चीज़ों को समझने में ये कई बार भूल कर देते हैं। तुला लग्न के थे आप, लग्न खाली था, व्यक्तित्व को कोई दिशा मिला नहीं होगा, ये चीज़ें भी बनती हैं। खैर बात क्या थी वो तो मैं नहीं जानता, क्योंकि दूसरे भाव में शनि बुध और केतु बैठे हैं, ये विचारों से व्यक्ति को विषम बनाते हैं और बैलेंस नहीं कर पाता है व्यक्ति। हैं आप बैलेंस करने वाले तुला, लेकिन मकर राशि का प्रभाव, चंद्रमा और शनि का प्रभाव अगर देखता हूं तो शनि की जो दृष्टि है वो अपनी राशि पे पड़ रही है, जहां पे वो सुख को विष में डाल रहे हैं। शनि यहां बैठे हैं, द्वितीय भाव के लिए शनि संबंधों को अच्छा नहीं बनाते हैं, मुश्किल कर देते हैं जीना। और शनि की दृष्टि चंद्रमा पे, शनि की दृष्टि पड़ रही है कहाँ? सुख भाव पे। शनि केतु चंद्रमा की स्तुतियाँ, शनि केतु बुध चंद्रमा और शुक्र की स्तुति चौथे भाव पे, ये सारे ग्रह चौथे भाव पे घाव बना रहे हैं। उसके बाद अगर देखता हूँ तो पंचम भाव के अधिपति बनते हैं मंगल, वो जाकर के शत्रुग्रही हो रहे हैं। सप्तम भाव के अधिपति होते हैं मंगल, वो पंचम भाव में जा रहे हैं। ये ठीक नहीं होता है। दाम्पत्य को कई बार ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं रख पाता है। सप्तम का अधिपति पंचम में, अगर अकेला उनका परिवर्तन और अकेला संबंध बन रहा हो तब, या तो पंचम का अधिपति सप्तम में चला जाए तो ये भी कभी कभी कमजोर कर देता है। और गुरु की बात करता हूं तो गुरु यहां देख रहे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, अपनी राशि के होकर के विद्वान बनाते हैं, व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं। दोनों पढ़े लिखे समझदार होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा समझदार भी नहीं रहे कि रिश्तों को संभाल पाएं। अगर विवाह आगे करना चाहते हैं तो दूसरे विवाह के योग के बारे में आपकी कुंडली में 2022 से स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि गुरु में गुरु अभी चल रहे हैं और ये गुरु होते हैं रोगेश। और उसके बाद अगर नवमांश में जाकर के देखता हूं तो आपकी कुंडली के लिए गुरु में शनि, वहां पे वो दोनों जगह से, मतलब लग्न कुंडली से भी और नवमांश कुंडली से भी, यहाँ भी पंचमेश और यहाँ भी नवमेश बनते हैं, तो एकादशेश बनते हैं। ये विवाह के योग बना रहे हैं। दशा के आधार पर अगर देखता हूं तो आपकी कुंडली में मकर राशि से ही अब गुरु गोचर करेंगे, तो स्तुतियाँ बिल्कुल इधर से भी बन रही हैं, गोचर से भी, और उधर भी अगर देखता हूँ तो 22 से और ज़्यादा स्थिति भी अनुकूल हो जानी चाहिए। अब इस काम के लिए आपको सबसे ज़्यादा मना लेना चाहिए, ठाकुर जी को मना लीजिए, उन्हें अपने माथे पे बिठा लीजिए और उनके साथ संबंध जोड़ने का प्रयास करिए, लाभ हो जाएगा। ठाकुर जी को तुलसी की माला गुरुवार के गुरुवार अर्पित किया करिए। तुलसी की माला गुरुवार के गुरुवार किसी ठाकुर जी के मंदिर में जाकर के उन्हें अर्पित करिए,
और उसके बाद बहुत ज़्यादा आवश्यक है तो देवी दुर्गा के पाठ का, देवी दुर्गा के किसी भी मंत्र का जो विवाह के लिए समर्पित हो, आप उठा करके उसका जप अनवरत कर सकते हैं। इससे आने वाला पति मजबूत और श्रेष्ठ मिल जाता है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है लोकेश खरवाल। ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड से हैं। 21 मार्च 1999 दिन के 12:45। इस आधार पर आपकी कुंडली मिथुन लग्न की बनती है। लग्न के अधिपति होते हैं बुध। वो लक्ष्मी योग लगा करके 10वें स्थान में बैठे हैं गुरु और सूर्य के साथ। ये ठीक है क्योंकि सप्तमेश और 10वें भाव के अधिपति के साथ लग्नेश का बैठना ये ठीक होता है। सूर्य बैठे हैं जन्म कुंडली में 10वें भाव में। नौकरी वगैरह के भी तो चांस है आपकी कुंडली में, यहाँ से भी प्रयास करने को कह सकते हैं। गुरु 10वें भाव में बैठे हैं, अपना व्यवसाय भी कर लीजिए। आप टेक्निकल चीज़ों में व्यवसाय कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा स्थिति को और गंभीरता से अगर समझता हूँ तो अगर इधर योग न बनते हो तो आप, मंगल की दशा आपके ऊपर से चल रही है, मंगल के बाद आएंगे राहु, तो लाजवर्त उस समय धारण कर लीजिएगा 2025 में। और मंगल आपकी कुंडली में स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं, राहु का नक्षत्र, और उसको चंद्रमा शुक्र और शनि देख रहे हैं। जहाँ शनि नीच के हो रहे हैं, चंद्रमा उच्चाभिलाषी, शुक्र लाभ में, ये संपूर्ण सुखों को बनाएगा और देगा भी। योग आने दीजिए। और स्थितियाँ प्रतिकूल हैं अभी थोड़ी सी, क्योंकि मंगल रोगेश होते हैं आपकी कुंडली में और ये स्थितियों को थोड़ा सा बाहर लेके जाते हैं। अब दशा उसके बाद अगर विचार करता हूं तो अभी आपकी कुंडली में 2020 के 8वें महीने से मंगल में शनि चले हैं और ये शनि आपकी कुंडली के अष्टमेश और नवमेश होते हैं। नवमेश होके भी अष्टमेश होते हैं इस वजह से, और नीच के बैठे हैं, इस वजह से भाग्य का सहयोग थोड़ा कम सा मिल रहा है। और इस वजह से उसकी दृष्टि जन्म कुंडली में वो नीच का बैठा है, लग्न को देख रहा है तो आपके काम में विलंब भी देता है। यश गौरव सम्मान पद प्रतिष्ठा नहीं देखता है, और नहीं देता है क्योंकि यहाँ पे शनि मंगल का संबंध बन रहा है। यहाँ से व्यक्ति को शिक्षा और पढ़ने में झुकाव बड़ा कम होता है। दशमांश कुंडली में अगर देखता हूँ तो लग्न में 11 नंबर की राशि बन रही है, जहाँ के अधिपति होकर के शनि बुध की राशि में बैठे हैं केतु के साथ, और 10वें भाव का अधिपति बनता है मंगल। वो जा करके जन्म कुंडली में अपनी राशि के साथ व्यवसाय कोई भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली में व्यवसाय करने के योग बहुत अच्छे हैं। अगर बहुत अच्छे तरीके से और समझता हूँ तो आपकी कुंडली में गुरु स्वराशि के हैं, सूर्य उसका सहयोग कर रहे हैं, बुध भी साथ में बैठे हैं लग्न के अधिपति के साथ। आपकी कुंडली पूर्णतः व्यवसायिक ही है क्योंकि मिथुन लग्न के हैं आप, और स्थितियां सूर्य बुध और गुरु की जब एक साथ यहाँ बने तो नौकरी के योग बनते हैं। यहाँ पे शुक्र चंद्रमा और शनि की स्थिति बने तो व्यक्ति को नौकरी कर लेनी चाहिए। नौकरी के बाद व्यवसाय कर लेना चाहिए, व्यवसाय ही ज़्यादा फिट बैठता है। अब आप करना क्या चाहते हैं पहले आपने तो बताया नहीं है। दूसरी बात है कि आपकी कुंडली में अगर देखता हूं तो सूर्य भी बहुत अच्छे बन रहे हैं और वो कमजोर नहीं है। चंद्रमा शत्रुग्रही हो रहा है, मृत प्राय है अंश में, क्योंकि वो 24 अंश का है, भरणी नक्षत्र में शुक्र के साथ बैठा है उच्चाभिलाषी होकर के। ये व्यय में ही जा रहा है, मतलब इसकी अगली राशि व्यय में जा रही है लेकिन उच्च की तरफ बढ़ रही है। तो दिमाग को संतुलित रखिएगा। शुक्ल पक्ष आपका चंद्रमा ठीक है, वो कमजोर नहीं है, बस दिमाग को धैर्य से युक्त रखिएगा। मन को परेशान मत होने दीजिएगा क्योंकि गुरु यहाँ पे सब कुछ संभाल रहे हैं। धन को, सुख को, लग्न से केंद्र में है और सूर्य के साथ है, मित्र के साथ बैठे हैं, वो भी ठीक है। सूर्य बुध का बुद्धादित्य योग का बनना। और अस्त कुंडलियों में अगर देखता हूं तो आपकी कुंडली में अस्त ग्रह की संख्या 2 है। गुरु और बुध को सूर्य ने अस्त कर रखा है क्योंकि गुरु 14 अंश के, सूर्य 6 अंश के और बुध 3 अंश के। ये तीनों ग्रह जो एक साथ बैठे हैं उसमें से गुरु और बुध को अस्त कर रहे हैं। इस वजह से कि जन्म कुंडली के 10वें भाव में 2-2 अस्त ग्रहों को देखा जाए तो व्यक्ति के कैरियर को थोड़ा सा कंफ्यूजन में रखते हैं। सबसे पहले आप देवगुरु बृहस्पति को मनाइए। पीले रंग के वस्त्रों का दान या पीले रंग के वस्त्रों का उपयोग जितना ज़्यादा हो सके करिए। और सूर्य को भी मनाना जरूरी है क्योंकि आत्मविश्वास भी डगमगाया हुआ होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सूर्य को अर्घ और गणेश जी के मंत्रों का जप, ये तीनों चीज़ें बनती हैं। उसके बाद दिमाग खुद ब खुद पता बोल देगा मुझे कहाँ जाना है। उसके बाद अगर करना चाहते हो तो फर्नीचर वगैरह से संबंधित आप काम कर सकते हैं। आपकी कुंडली में स्थितियां हैं, साफ काम कोई भी कर सकते हैं। स्टेशनरी वगैरह का भी कारोबार आपकी कुंडली में बनता है। गुरु और बुध का संयोग जन्म कुंडली के 10वें स्थान में होने से और जन्म कुंडली के 10वें भाव में, दशमांश कुंडली में लग्न का अधिपति शनि पंचम में और 10वें का अधिपति पराक्रम में, अपने भाव से वो षडाष्टक में गया है। इस वजह से भी कैरियर को अनस्टेब्लिशमेंट देता है और समझ में नहीं आता है कि व्यक्ति क्या करे। कुछ दिन तक ये मंत्र जप करना होगा। बुध का मंत्र गणपतये नमः, सूर्य का मंत्र बीज मंत्र, और उसके बाद सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। ये तीनों चीज़ें आपके दिमाग को क्लियर कर देंगी, विजन क्लियर हो जाएगा। फिर आप एक बार संपर्क कर लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा क्या कर सकते हैं। ऐसे साफ काम कोई भी आप कर सकते हैं जिसमें किसी को ठगाने की बात ना हो, झूठ ना बोलना हो, ये काम आप कर सकते हैं। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है शांभवी गुप्ता।
ये हैं कानपुर उत्तर प्रदेश, 3 सितंबर 2001, 13:32। आपको ये ना कह देना कि आप कानपुर की कुंडलियाँ और उत्तर प्रदेश वालों की ज़्यादा लेते हो, ऐसा नहीं है। लग्न में 8 नंबर की राशि का बनना। लग्न के अधिपति कौन बने? मंगल। वो कहाँ जाके बैठे? धन भाव में, गुरु की राशि में, और गुरु से दृष्ट हो रहे हैं। परंतु एक बात बताऊं, अभी आपकी कुंडली में जो दशा चल रही है वो दशा चल रही है शनि की, जो वृश्चिक लग्न की कुंडली में द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ भाव के अधिपति बनते हैं। और गुरु आपकी कुंडली में द्वितीय भाव के अधिपति होकर के अष्टम भाव में बैठ करके गुरु द्वितीय भाव को देख रहे हैं। धन थोड़ा कम खर्च करिएगा और ज्ञान के पीछे भागने की आवश्यकता ज़्यादा है। आपकी कुंडली में नौकरी के 100% चांस कैसे हैं ये बताता हूँ। अब अलग बात है कि आप पेशेंस आपके पास कितना होगा, क्योंकि मंगल से प्रभावित हैं और राशि जो है आपकी कुंभ की है, तो दार्शनिक मनोवृत्ति तो है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे बहुत अच्छा फल करते हैं। सुख पूर्वक व्यक्ति जीवन जी लेता है। यहाँ सूर्य अपनी ही राशि के बैठे हैं और ये अद्भुत होता है। आपको पता नहीं होगा, ज्योतिष नहीं पता है ना आपको। यहाँ का सूर्य नौकरी में पद देता है और भरपूर देता है। शुक्र यहाँ बैठे हैं चंद्रमा की राशि में, और यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ के अधिपति होकर के चंद्रमा जाकर के जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। यानी कि भाग्य का अधिपति का संबंध अगर चतुर्थ भाव से बन जाए तो ये अद्भुत होता है, जीवन के आने वाले सुखों को प्रदर्शित करने वाला और दिखाने वाला होता है। बुध भद्र योग लगा करके लाभ भाव में जीवन के संपूर्ण लाभ को ये देंगे। नवमांश में भी बुध यहाँ बैठे हैं लेकिन नीच के हैं, तो गौर करिएगा, बुद्धिमत्ता कमज़ोर मत होने दीजिएगा। ज्ञान के पीछे भागने की आवश्यकता है, क्योंकि नवमांश कुंडली में भी अगर देखता हूँ तो गुरु दशम भाव के अधिपति होकर के बारे में जा रहे हैं। थोड़ा बचा लीजिएगा, ज्ञान के पीछे भागिए, खर्च मत करिए ज़्यादा, बुद्धि को इस्तेमाल करिए। और आप पढ़ाई पे कम ध्यान देते होंगे क्योंकि द्वितीय भाव में मंगल केतु के साथ बैठा है, ये ठीक नहीं होता है। और राहु के साथ गुरु है ना, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को दिमाग में लोचा पैदा करते हैं, ये मत होने दीजिएगा। गुरु की दृष्टि 12वें पे है, ये ठीक नहीं होता है। गुरु की दृष्टि द्वितीय पे है, ये ठीक होता है। गुरु की दृष्टि अगर देखता हूँ तो यहाँ से 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 7 के बाद 8 और 9 यहाँ पे। ये स्थितियाँ आपकी कुंडली में ठीक है क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं, ये ठीक है। मतलब सुख को ठीक देख रहा हूँ क्योंकि भाग्य का अधिपति सुख में जा रहा है। शुक्र यहाँ बैठे हैं, ये धार्मिक बनाएंगे और पद वगैरह देने के कारण बनते हैं। दशम स्थान का सूर्य, और नवमांश में अगर सूर्य को देखता हूँ तो वहाँ भी ये प्रतियोगिता भाव के अधिपति और रोगेश होकर के जाकर के लग्न को देख रहे हैं। आत्मविश्वास कमजोर मत होने दीजिएगा। सूर्य को अर्घ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, गणेश जी के मंत्रों का जप और प्रतिदिन किसी देव प्रतिमा का दर्शन, ये चारों चीजें जीवन में शामिल करिए। आप पढ़ने वाले लोग हैं, ईश्वर के निकट आइए, उससे दूर जाने का प्रयास आपको आपके पुरुषार्थ पे जो आपका घमंड बना हुआ है उसे चूर कर देगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।